अगर आप भी तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ हर घर की दीवार पर भगवान की साइड में एक ऐसे शख्स की तस्वीर टंगी होती है जिसके सामने हिंदू दिया जलाते हैं। जी हाँ, वहीं मुस्लिम चादर तो ईसाई वाइन चढ़ाते हैं। और ये तस्वीर किसी भगवान की नहीं है बल्कि एक फिरंगी की है। सुनकर आपको भी थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, हमें भी लगा जब हमने इसके बारे में पढ़ा। लेकिन जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक जुल्म किया, धर्म के नाम पर हमसे भारत के 2 हिस्से करवा दिए, कोई भला उनकी पूजा कैसे कर सकता है? तो आखिर कौन है ये फिरंगी और तमिलनाडु के लोग इसे भगवान की तरह क्यों ही पूजते हैं भाई? तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास के उन्हीं काले पन्नों को पलटना होगा जब हिंदुस्तान गुलाम था। दोस्तों, ये बात है साल 1876 की, जब तमिलनाडु कोई राज्य था नहीं बल्कि यह मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसमें केरल, आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्से भी शामिल थे। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी और 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने फिर से भारत में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की कमान कंपनी से सीधा अपने हाथ में ले ली थी ताकि दोबारा ऐसा विद्रोह ना हो सके। कंपनी का काम अब सिर्फ बिजनेस करना था और इसी मकसद से हुकूमत की शुरुआत में यानी 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को बसाया था, वो भी महज 3 मील धरती पर, जो मद्रास पट्टनम नाम के गांव से पट्टे पर ली गई थी। क्योंकि ये गांव समुद्र से लगता था जहां से अंग्रेजों के लिए व्यापार करना आसान था, इसलिए उन्होंने मद्रास में काफी इंटरेस्ट दिखाया। मद्रास को आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु की राजधानी है। ये अपनी सांस्कृतिक विरासत, त्योहारों और भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है, जो इसके अलग अलग शहरों और कस्बों में स्थित है। वहीं यहाँ पर एक त्योहार बहुत ही ज्यादा फेमस है जिसका नाम है पोंगल। इसे हर साल 14 जनवरी को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं इस मौके पर चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर तेनी जिले के पलारपट्टी गाँव में लोग भगवान सूर्य की नहीं बल्कि एक फिरंगी की पूजा करते हैं। जी हाँ, जिसका नाम था कर्नल जॉन पेनीक्विक। पोंगल उत्सव 4 दिन तक चलता है। इस दौरान उनकी तस्वीर पर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। उनकी याद में इस गांव के लोग जुलूस तक निकालते हैं। यहाँ के ज्यादातर घरों की दीवारों पर आपको पेनीक्विक की तस्वीरें टंगी हुई दिख जाएंगी। अब तक तो आपके मन में ये सवाल उठने लगा होगा दोस्तों कि साउथ, जो मंदिरों और देवताओं की पूजा पाठ के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पर ये पेनीक्विक नाम के ये शख्स इतना पॉपुलर कैसे हो गया? ऐसा क्या किया था इन्होंने कि तमिलनाडु के इस गांव में लोग उन्हें देवता का दर्जा देते हैं? अब जानने के लिए हमें फिर से वहीं चलना होगा जहां से इन सब की शुरुआत हुई, यानी आज से करीब 147 साल पहले, जब भारत की कमान महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ चुकी थी। इस दौरान मद्रास में भयंकर सूखा पड़ जाता है। यूं तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अकाल पड़ना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान यह समस्या ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ सूखा जल्दी जल्दी पड़ने लगा, जो इतने खतरनाक साबित हुआ कि लाखों की तादाद में भारतीय लोग मारे गए। एक तरफ लोग प्यास से मर रहे थे तो दूसरी तरफ भूख से। दरअसल एक और जहां सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी नील और अफीम की खेती पर जोर दे रही थी और जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता उसे भी बाहर भेज दिया जाता। 1876 से 1878 के बीच मद्रास में पड़े भीषण अकाल के दौरान भी उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड रॉबर्ट लिट्टन ने अनाज के एक्सपोर्ट को ना तो बंद किया और ना ही कम। यहाँ से टनों अनाज इंग्लैंड भेजा गया। इस अकाल की वजह से मद्रास में 40 से 50 लाख लोगों की मौत हो गई। और यहाँ पर अकाल पड़ने की एक ही वजह थी, वैगई नदी, जो पश्चिमी घाट से निकलते हुए ईस्ट में मदुरई की ओर बहती है। दरअसल ये नदी गर्मियों के दौरान सूख जाती है और इसका पानी मदुरई तक पहुँच नहीं पाता। पूरा मद्रास खेती बाड़ी के लिए इसी नदी पर डिपेंड था। ऐसे में यहाँ हर साल लोगों के भूखा मरने की नौबत आ जाती थी। हालांकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली एक दूसरी नदी थी पेरियार। यह पश्चिम की ओर बहती थी और पानी से लबालब भरी रहती। इतना ही नहीं, अक्सर इस नदी से सटे इलाके भीषण बाढ़ की वजह से पानी में डूबे रहते थे। बाढ़ से गांव के गांव डूब रहे थे तो दूसरी तरफ नदी में पानी ना होने की वजह से खेतों खलियानों को बंजर बना रही थी। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था दोस्तों, उफनती पेरियार नदी पर बांध बना दिया जाए और इसके पानी का बहाव मोड़कर ईस्ट की ओर कर दिया जाए। हालांकि ये कोई नया प्रपोजल तो नहीं था। 18वीं सदी में मुथुरा मलिंगा सेतुपति के शासनकाल में मंत्री रहे मुथु इरुलप्पा पिल्लई ने इस बारे में भी सोचा था, लेकिन धन की कमी होने की वजह से इस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी कई बार बांध बनाने का प्लान बनाया गया, कई डिजाइन बने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कभी डिजाइन में कमी निकाल दी जाती थी तो कभी सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए काम को रोक दिया जाता था। हर बार प्लान से सिर्फ कोरे कागज ही भरते रहे, उसे इम्प्लीमेंट तो किया गया नहीं। इसके बाद फिर मद्रास में एंट्री हुई कर्नल जॉन पेनीक्विक, जो कि एक इंजीनियर थे। हालांकि पेनीक्विक ने भी कई बार डिजाइन बनाए, पहले 1874 में और फिर उसके बाद 1882 में उसे इस बांध का डिजाइन बनाने के लिए कहा गया।
कई साल की मशक्कत के बाद आखिरकार 1887 में पेनीक्विक ने लगभग 3000 वर्कर्स के साथ काम करना शुरू किया। लेकिन ये काम इतना आसान था नहीं। पेरियार नदी बांध बनाने के लिए वाकई बहुत मुश्किल साइट थी। एक तो कच्ची सड़क और ऊपर से रेलवे स्टेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर, ठंड और कई महीने लगातार होने वाली बारिश के साथ साथ यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी था। लेकिन पेनीक्विक बिना किसी चीज की परवाह किए बिना इस मिशन पर जी जान से जुटे थे। कहा जाता है कि बांध के लिए जब उन्हें ब्रिटिश सरकार से ठीक से फंडिंग नहीं मिली तो उन्होंने इस डैम के लिए इंग्लैंड जाकर अपनी प्रॉपर्टी तक बेच डाली ताकि जरूरी मशीनें खरीद सकें। हालांकि पेनीक्विक के पड़पोते ने इस बात को ये कहकर नकार दिया है कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। पेनीक्विक ने उस समय भी बांध को बनाने में जो दिमाग लगाया वो काबिले तारीफ था। दरअसल उन्होंने इस बांध को बनाने में चूना और सुर्खी पेस्ट का इस्तेमाल किया था ताकि यह ग्रेविटी डैम मजबूती से खड़ा रहे और पानी के बहाव और झटकों को सह सके। वह हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि ये जीवन मुझे एक बार ही मिला है, इसलिए मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ। ऐसे काम जो कभी फीका ना पड़े और ना ही जिसे नजरअंदाज किया जा सके, और उस काम को लेकर लोग मुझे मेरे बाद भी याद करें। दोस्तों, 8 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार 1895 में बांध बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम रखा गया मुल्ला पेरियार। उस वक्त इस बांध को इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया और आज इस बांध के आसपास पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केरल में थेक्कडी आने वाले टूरिस्ट इस सेंचुरी और मुल्ला पेरियार बांध की सैर जरूर करते हैं। इस बांध से न सिर्फ वैगई नदी की प्यास बुझी बल्कि सूखे और बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों को नई लाइफ भी मिली, और यहाँ के लोगों ने अपनी इस नई और खुशहाल लाइफ का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पेनीक्विक को ही दिया, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत और उनकी ही लगन की वजह से डैम कंप्लीट हो पाया और गांव वालों का सपना भी। वहीं बांध खुलने के साल भर बाद यानी 1896 में पेनीक्विक रिटायर हो जाते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ वापस इंग्लैंड लौट गए। वहां जाने के बाद उन्होंने रॉयल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम किया। पेनीक्विक को ऑस्ट्रेलिया भी इनवाइट किया गया ताकि वहां ब्रिस्बेन नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने के कोई अच्छे सुझाव दे सकें। पेनीक्विक एक बेहतरीन इंजीनियर होने के साथ साथ एक अमेजिंग क्रिकेटर भी थे। वह मद्रास क्रिकेट क्लब की तरफ से खेला करते थे। 1911 में पेनीक्विक की मौत हो गई, लेकिन उनका बनाया हुआ डैम आज भी लाखों लोगों को जिंदगी दे रहा है। हालांकि अपने काम के लिए पेनीक्विक को ब्रिटिश राज से कभी कोई शाबाशी तो नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस की परवाह थी, गरीब किसानों की जान की नहीं। लेकिन तमिल किसानों की नजर में वह देवता बन गए इस ब्रिटिश इंजीनियर के प्रयासों के कारण ही। दोस्तों, तमिलनाडु के 5 जिलों की 2.19 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है और तमिलनाडु सरकार उन्हें हर साल श्रद्धांजलि देती है। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने उनके प्रति प्यार और उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए यूके के कैम्बरली स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा बनाने का फैसला लिया है। वहीं आज भी थेनी के कर्नल जॉन पेनीक्विक मेमोरियल में उनके विशाल ब्रॉन्ज प्रतिमा शान से खड़ी है। घरों और दुकानों में भी उनकी तस्वीरें उसी तरह लगी दिखती हैं जैसे किसी भगवान की। उनकी याद में तमिल किसान सिर्फ पोंगल ही नहीं बल्कि पेनीक्विक पोंगल भी मनाते हैं। एक ब्रिटिश के लिए लोगों के दिलों में ऐसा प्यार देखकर आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।